फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज से इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक टॉपिक की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फार्माकोकिनेटिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इन चारों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है। सो आज हम देखने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक। एंड अगेन मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि फार्माकोडायनेमिक एंड किनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके कॉलेज एग्जाम हो, जैसे भी एग्जाम हो, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक का जो सिंपल मीनिंग है, सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स से इस टॉपिक को क्लियर करना चाहती हूँ, जो मेरे रिटन हैंड रिटन नोट्स हैं। एंड देन हमेशा की तरह इस बुक पर हम बाद में आएंगे। तो देखिए, फार्माकोडायनेमिक, तो यहाँ पे जो फार्मा का जो वर्ड मीनिंग है, तो वो ड्रग होता है, और डायनेमिक मीन्स पावर। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अगर आप बात करते हो, अगर यहाँ पे ड्रग की जगह बॉडी होता, यहाँ पे अगर ड्रग की जगह बॉडी होता और बॉडी की जगह ड्रग होता, तो आप क्या बोलते हैं? फार्माकोकिनेटिक्स। ठीक है, इसका ही अगर आप थोड़ा अपोजिट कर दोगे, ड्रग की जगह, सॉरी, बॉडी की जगह ड्रग करोगे, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये हो गया फार्माकोडायनेमिक। यानी ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। ठीक है, सिंपल मीनिंग ये हुआ। अब ड्रग जो है, ड्रग के पास क्या होती है? एक पावर होता है, एक एक्शन होती है, एक पोटेंसी होती है, उसकी एक थेरेपेटिकल एफिकेसी होती है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में जो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो भी एक्शन, जो भी थेरेपेटिकल एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो उस ड्रग की वजह से है। ठीक है, जब आप मेडिसिन लेते हो, तो मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल आपने फीवर के लिए मेडिसिन ली है, तो फीवर क्या होगा? उससे रिड्यूस ही होगा, फीवर कम होगा उससे। ठीक है, तो यानी वो ड्रग की पोटेंसी थी, ड्रग की पावर थी फीवर को कम करना। तो उसको हम बोलते हैं ड्रग की थेरेपेटिकल एफिकेसी, चाहे उसको एक्शन बोलो, चाहे पावर बोलो, चाहे पोटेंसी बोलो। डायनेमिक जो मीनिंग है ना, डायनेमिक का मतलब ही पावर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ड्रग हमारी होती है, ड्रग यानी ड्रग की पोटेंसी और एक्शन, ये डिपेंड करती है। अब देखो, जब हम ड्रग पढ़ते हैं ना, तो ड्रग्स में हम दो तरह से उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले उसका प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, यानी कौन से प्रिंसिपल पर ड्रग हमारी काम कर रही है। देखो, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल जो है ना, वो स्टिमुलेशन भी हो सकता है, उसका इनिबिशन भी हो सकता है, यानी इनिबिशन, स्टिमुलेशन, इरिटेशन, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ड्रग का मैकेनिज्म क्या है आपकी बॉडी में। अगर आपने ड्रग खाई है, तो आपकी बॉडी में ड्रग क्या कर रही है जाने के बाद, आपने जब उसको कंज्यूम कर लिया, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, बॉडी कैसे आपके उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे, जहां पर जो ऑर्गन आपका इफेक्टेड था, उस टारगेट ऑर्गन तक जाकर के उसने अपना इफेक्ट दिखाया ड्रग ने। ठीक है, तो कौन सा मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है ड्रग का, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म पर ड्रग काम करती है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग क्या है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या है। देखो, हमारी ड्रग जो है वो 5 प्रिंसिपल्स पर काम करती है। सबसे पहला है स्टिमुलेशन, यानी वो जब आपने ड्रग लिया, तो हमारी बॉडी में जो जब ड्रग जाएगी, तो वो स्टिमुलेशन के वे में काम करेगी, यानी हमारे किसी भी एंजाइम को स्टिमुलेट कर देगी। किसी भी अगर वो एंजाइम स्टिमुलेट होने से आपकी बीमारी सही हो रही है, तो उसको स्टिमुलेट कर देगी। अगर किसी एंजाइम को इनिबिट करना है, तो उसको इनिबिट करके, उसको इनिबिट करके, डिप्रेशन जो वर्ड है यहाँ पे, बेसिकली डिप्रेशन से मत क्रिएट करना, यानी जो आप मेंटली डिप्रेशन होते हैं, वो ये डिप्रेशन नहीं है, एक्चुअली इनिबिट वाला डिप्रेशन है। ठीक है, इसका दूसरा मतलब होता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट, यानी हमने रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने सुना होगा। ठीक है, इरिटेशन, यानी आपने जैसे, बहुत सिंपल है, इरिटेशन में जैसे ऑइंटमेंट जो होते हैं, ऑइंटमेंट जो बाम्स वगैरह होती हैं, वो इरिटेशन पे ही काम करती है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर फार्माकोडायनेमिक जो ड्रग है ये काम करती है। 5 प्रिंसिपल्स पर हमारी ड्रग काम करती है। दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। इसके बारे में, इन 5 के बारे में आगे देखने वाले हैं। बस आपको अभी यहाँ पे नोट्स बनाना है कि 5 जो है ये प्रिंसिपल होते हैं ड्रग एक्शन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। देखो, हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैकेनिज्म है ड्रग एक्शन का, वो 2 तरह से होता है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, और दूसरा होता है रिसेप्टर मीडिएटेड। यानी यहाँ पर सिंपल पता चल रहा है कि एक रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर पर हमारी ड्रग बाइंड करेगी, एंड देन उसके बाद अपना एक्शन शो करेगी। तो सिंपल इसका मीनिंग है। लेकिन नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में सिंपल समझ आ रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं है।
ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसेप्टर का मीनिंग क्या होता है। आपने हर बार कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर आप फार्माकोलॉजी सबसे पहले अभी पढ़ना शुरू की है आपने, तो रिसेप्टर आपने सिर्फ बायोलॉजी में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने बायोलॉजी डेप्थ में पढ़ी है। अब इसको हम रिसेप्टर की तरह नहीं समझेंगे, हम सिंपल देखेंगे। रिसेप्टर जैसे आपने सुना होगा रिसेप्शन, रिसेप्शन वर्ड बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। जब भी हम कहीं पे जाते हैं किसी हॉस्टल में या कहीं पे भी होटल में, कहीं वहां पे रिसेप्शन होता है, ठीक है, आपके स्कूल कॉलेजेस में। तो रिसेप्शन पे क्या होता है, रिसेप्शन एक तरह से आप जाते हो तो वहां पर जाकर आप पूछते हो कि अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो सबसे पहले रिसेप्शन पे आके पूछते हो ना कि हमें इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस रूम में जाना है, तो हम मुझे वो रूम बता दो, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग रिसेप्शन का ही होता है। अगर यहाँ पे देखो इसको वर्ड को, रिसेप्टर, रिसेप्टर मीन्स यानी यहाँ पे रिसीविंग कर रहा है ये। अब रिसेप्टर में देखो तीन चीजें याद रखना, आर आर आर, ठीक है, यानी 3R। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको सिर्फ ये याद करने का तरीका है। अब फर्स्ट आर का मीनिंग होगा रिसीव करना, यानी रिसीव कर रहा है। उसके बाद यानी आप जब आप रिसेप्शन पे जाते हो, ऐसे रिसेप्शन पे जब आप गए, ठीक है, रिसेप्शन पे जब आप जाते हो तो रिसेप्शन पे सबसे पहले आप क्या करते हो, वहां पे जाते हो, रिसीविंग होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको कहीं पे जाना है, कोई भी आपको काम है, तो आप वहां पे उसको बताते हो। जो भी रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं तो आप उनको बताते हो सबसे पहले कि मुझे ये काम है, मुझे इस काम से जाना है। तो यानी आपको रीडिंग किया जा रहा है वहां पे, रीडिंग आपको देखा जा रहा है कि आपका जो काम है यहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता। उसके बाद जब वो अप्रूवल उसको मिल जाता है कि भी हाँ यहाँ पे काम हो सकता है, तो वो क्या करती है, रिसेप्टर वहां पे उसको रिस्पॉन्स देती है। फिर रिस्पॉन्स में आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे किस डायरेक्शन में जाना है, देन आप वहां पे जाकर अपना काम कर सकते हो। तो इसी तरह से रिसेप्शन है, सॉरी इसी तरह से रिसेप्टर है। ये यहाँ पे रिसेप्शन की मैंने आपको बात बताई है सिंपल। लेकिन रिसेप्टर में क्या होता है, रिसेप्टर में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सेल है और यहाँ पे आपका कोई रिसेप्टर लगा है। रिसेप्टर देखो हमारी बॉडी में हर जगह पे होते हैं, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस के, मेडिसिन के लिए, ड्रग्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ आप एक तरह से सिंपल वे में बात कर रहे हैं कि रिसेप्टर, एक ही रिसेप्टर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, कोई भी। अब यहाँ पे रिसेप्टर जो है, यहाँ पे किसी भी तरह से सब्सटेंस, ये जो एस है ये सब्सटेंस को मैंने यहाँ पे लिखा है सब्सटेंस, ठीक है। ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल, ये कोई भी ड्रग हो सकता है, ड्रग मॉलिक्यूल। तो इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे, या मतलब और भी हो सकता है इसके अलावा। तो ये यहाँ पे बाइंड करेंगे, रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ठीक है। यानी बाइंड करने से क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे रीडिंग हुई थी, इस तरह से यहाँ पे भी एक तरह से रीडिंग ही होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जब इसको पता चलेगा कि ये जो ड्रग है, ये जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है, ये इस रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद इस सेल के लिए जो भी एक्शन शो करेगा वो यहीं पे होना है, कहीं और होना है। तो यहाँ पे रीडिंग करने के बाद फिर वहां पे रिस्पॉन्स आएगा, फिर वहां पे थेरेप्यूटिकल एक्शन शो होगा। समझ आई बात। तो यहाँ पर ये सिंपल सा मीनिंग है रिसेप्शन, और रिसेप्शन का मैंने थोड़ा सा रिलेट करके आपको बताया। लेकिन रिसेप्टर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर जो ये रिसेप्टर है ना, ये मैंने यहीं पे तक आपको बताना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिसेप्टर जब आप ड्रग्स पढ़ोगे, आप जब आगे फार्माकोलॉजी फॉलो करोगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको अमाउंट में रिसेप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेप्टर को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉन रिसेप्टर क्या होता है। नॉन रिसेप्टर यानी सिंपल समझ आ रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का रिसेप्टर नहीं है। तो अब देखो इस नॉन रिसेप्टर में आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा। अब देखो जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं ना, इसमें आपको आगे पूरी क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है। अब यहाँ पर सिंपल समझ आ रहा है कि कोई भी किसी भी तरह का रिसेप्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको फिजिकली, जैसे आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर यहाँ पर अपना एक्शन शो करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर पॉइजनिंग हो जाती है जब भी कोई इंसान जहर खाता है, या पॉइजन ऐसे किसी इंसान ने कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, अनइंटेंशनली इंटेंशनली। तो अब क्या होता है, हमें उनकी बॉडी से पॉइजन निकालना होता है, ठीक है। अब एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल में प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो उस पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो अगर एक्टिवेटेड चारकोल ही उस पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, अब हमारी बॉडी उस पॉइजन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक्टिवेटेड चारकोल ने ऑलरेडी उसको एब्जॉर्ब कर लिया पॉइजन को। तो इस वजह से हमारी क्या होगी, हमारी बॉडी में जो पॉइजनिंग की आगे जो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और उससे बंदे को मतलब डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आगे नहीं होगा प्रोसेस पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उस पॉइजनिंग को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है, अपोजिंग एक्शन इज ड्यू टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है
बेसिकली एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ है, सॉरी, एड्सॉर्प्शन होगा, यानी एक तरह से जो एक्टिवेटेड चारकोल है इसने एल्कलॉइड पॉइजन को एड्सॉर्ब कर लिया। एड्सॉर्ब पता नहीं क्या होता है, सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन अंदर चली जाती है, ठीक है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो गया। अब एड्सॉर्प्शन की वजह से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रही है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट नॉन रिसेप्टर में क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब यानी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी थी जिस वजह से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ या उसकी जो पॉइजनिंग है वो वहीं पे रुक गई, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल केमिकल में क्या होता है, अपोजिंग यानी एक तरह से फॉलो कर रहा है एक्शन इज ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टी, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी उस सब्सटेंस की जिस वजह से वो एक्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो एक मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, जैसे कैल्शियम होता है, आपने सुना होगा एक मेडिसिन आप पढ़ोगे आगे जाके, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। तो जो टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन होती है इसमें क्या होता है, जो जब भी कैल्शियम इसके साथ में कंबाइन करता है तो इसका एक तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम चिलेटिंग एजेंट, एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेट्रासाइक्लिन के साथ यहाँ पे हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टेट्रासाइक्लिन लेता है, ठीक है, तो हमेशा उसको अवॉइड किया जाता है कि कैल्शियम, अब दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, या कोई भी कैल्शियम रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे कुछ भी लगा लो जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, चाहे वो कैल्शियम की टैबलेट भी क्यों ना हो, ठीक है। तो कैल्शियम वाला कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आपका डायरी प्रोडक्ट या कोई भी मेडिसिन, वो बिल्कुल भी टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये टेट्रासाइक्लिन इस कॉम्प्लेक्स जो कैल्शियम है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और ये कॉम्प्लेक्स आगे जाके एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, और टेट्रासाइक्लिन का जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। एक तरह से ये एक तरह से नेगेटिव वे में चला गया, लेकिन ये नेगेटिव एक तरह से एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टैनिन है, टैनिन और एल्कलॉइड, एल्कलॉइड की पॉइजनिंग बहुत होती है, इस वजह से यहाँ पे एल्कलॉइड के बहुत बार एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो टैनिन जो है, टैनिन्स और एल्कलॉइड, इनका जब ये आपस में कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से इनसोल्यूबल एल्कलॉइडल टैनिन बना लेता है। ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल ही नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज सोल्यूबल ही नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा उसका, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, इसका ही एग्जाम्पल है ये चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट मैंने आपको बता दिया कि अगर चिलेटिंग एजेंट मेटल्स के साथ जब भी कंबाइन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, ठीक है, और आगे जाके जो मेटल वगैरह, मेटल की पॉइजनिंग होती है तो आगे नहीं होती, इस वजह से हम रोक सकते हैं। उसके बाद देखो थर्ड टाइप क्या है, यहाँ पे एंजाइमेटिक है। अब एंजाइमेटिक में क्या होता है, हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है। अब यहाँ पे एंजाइम जो होते हैं तीन तरह से आप काम कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एंड अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो ये कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इसको हम थोड़ा देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ई जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंजाइम, और एस जो है ये आपका सबस्ट्रेट है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं ना, देखो यहाँ पे जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड किए तो यहाँ पर एक तरह से प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट यहाँ पे एक बनता है। ये प्रोडक्ट आगे जाके हमें प्रॉब्लम भी दे सकता है, ठीक है, ये आगे जाके बेनिफिशियल भी हो सकता है हमारे लिए। तो अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है यानी बीमारी क्रिएट कर रहा है, कोई भी बीमारी का क्रिएट कर सकता है, तो हमें इसको कम करने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट की इस प्रोसेस को रोकना होगा, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको आगे बनाइए, ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर काम करना है, सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना है, ठीक है। इस सबस्ट्रेट को हमें क्या करना है, रिप्लेस करके अपने ड्रग मॉलिक्यूल को यहाँ पे इस एंजाइम के साथ बाइंड करवा देना है। तो इस तरह से एंजाइमेटिक जो है ये काम करती है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है ये प्रोडक्ट और बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। अब बेनिफिशियल बनाने के लिए भी हम मेडिसिन देते हैं और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो उसके लिए भी हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा और हम थोड़ा इसको जान लेते हैं, इसमें मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक वे में आपको दिखाया है। देखो यहाँ पर ये एंजाइम है, इस एंजाइम पर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको डायग्रामेटिक थोड़ा सा दिखा दिया इसको। ये आपका एंजाइम है पूरा, इसमें आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, और ये जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो यहाँ पे एक्टिव साइट, इसकी एक एक्टिव साइट होती है, इनकी क्या होती है, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है ना, ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती है, इस तरह से यहाँ पे बाइंड करेगा एंड देन अपना एक्शन शो करता है। उसके बाद जब ये आपस में एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर गए तो यहाँ पर देखो बाइंडिंग हो गई इनकी, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, और जो ये प्रोडक्ट बनता है आगे जाके अपना एक्शन शो करता है प्रोडक्ट, और जो एंजाइम है दोबारा से इसी प्रोसेस में आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है इसका एक्शन आता है आगे। मैंने आपको बताया इसका एक्शन जो है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन यहाँ पे देते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं
इसी के अंदर एंजाइमेटिक के अंदर हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में बेसिकली देखो क्या होता है, यहाँ पे सिंपल है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ले रहे हो, कॉम्पिटिटिव ऐसे ऐसे कोई इनिबिटर लिया आपने जो इसको एक इनिबिट करता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द कॉम्पिटिशन फॉर द बाइंडिंग ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, जो यहाँ पे एक्टिव साइट थी एंजाइम की, यहाँ पर कॉम्पिटिशन चलता है कि अगर सबस्टेट सबसे पहले आके यहाँ पे बाइंड करेगा, अब हम क्या करेंगे, अब अपनी बॉडी में ड्रग डाल देंगे, कोई इनिबिटर डाल देंगे, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बेसिकली सबस्टेट को यहाँ पे कॉम्पिटिशन करेगा कि अब ये अगर हम ड्रग का लेवल बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ड्रग ही बहुत बार लगेगी जाके जाके एक्टिव साइट पर। सबसे ज्यादा बाइंडिंग कौन करेगा, फिर ड्रग ही करेगी ना, क्योंकि सबस्ट्रेट का लेवल जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हुआ, कंपटीशन चल रहा है। जब हमने ड्रग का लेवल बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ड्रग ही बाइंडिंग करेगी, तो कंपटीशन आपस में हो गया सबस्ट्रेट और ड्रग के बीच में, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। समझ आया कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्यों बोला है इसको। अब सिंपल सी नेक्स्ट बात है, देखो यहाँ पे केएम और वीमैक्स, इसको याद रखना है। केएम और वीमैक्स को हम आगे जानेंगे होता क्या है, पर इसको याद रखना है, यहाँ पे बहुत बार जीपैड में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी भी मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मेरे पास पढ़ा है क्वेश्चन पेपर, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, केमैक्स जो है, सॉरी कॉम्पिटिटिव एंजाइम ये वाला है, जो केमैक्स से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। मैं आपको बताऊंगी केमैक्स होता क्या है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर से क्वेश्चन आया। देखो यहाँ पे इसमें रिजल्ट क्या आता है। अब इसमें क्या होता है, केमैक्स इंक्रीज होता है। ठीक है, आंसर इसका फर्स्ट ही है। उसके बाद अनचेंज वीमैक्स, यानी वीमैक्स जो है वो अनचेंज है। अब यहाँ पे देखो इसमें केमैक्स इंक्रीज हो रहा है, वीमैक्स कांस्टेंट है, यानी अनचेंज है, इसमें कोई वो नहीं आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में यहाँ पे ड्रग बाइंड करती है एलोस्टेटिक साइट्स पे। अब एलोस्टेटिक साइट्स आपको सबसे पहले जानना होता है क्या होती है। अब एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम के अंदर एक अलग से साइट होती है। ये जो साइट होती है ना यहाँ पे, ये एक तो होती है एक्टिव साइट, इसके अलावा होती है अलग से एक साइट होती है, जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेटिक साइट्स। एलोस्टेटिक साइट, ये एलोस्टेटिक साइट बेसिकली क्या होती है, ये इस ड्रग के मॉलिक्यूल को काम नहीं करती, यानी यहाँ पे कोई ड्रग का मॉलिक्यूल या सब्सटेंस आके या सबस्ट्रेट आके बाइंड नहीं करता इस साइट पर। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, अगर हम यहाँ पे किसी ड्रग को बाइंड करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी इनिबिटर आया, इसने बाइंड कर लिया इस एंजाइम के साथ एलोस्टेटिक साइट पर जाके, ठीक है, तो इस एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बिहेवियर है, वो चेंज हो जाता है। अब जब इस एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो साइट है ना, ये भी चेंज हो जाती है। जो एक्टिव साइट है इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहा आगे। इसने डायरेक्टली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, सबस्ट्रेट के साथ जाकर के इसने मतलब कंपटीशन नहीं किया, इसने पीछे से जाके क्या किया, एलोस्टेटिक साइट पर जाके बाइंड करके एक्शन को जो एंजाइमेटिक का जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर था उसको ही चेंज कर दिया। सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया है, अब इसको अनकॉम्पिटिटिव बोला जा रहा है या नॉन कॉम्पिटिटिव बोला जा रहा है। अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया इसने, साइट पर जाकर एलोस्टेटिक साइट पर जाकर बाइंड करके वहां पर अपना एक्शन शो किया है। यहाँ पे केएम कांस्टेंट है और वीमैक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका अपोजिट हो रहा है। तो उसको लर्न कर लेने एक बार। अब एक और आता है हमारे पास अनकॉम्पिटिटिव, ना ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव तरह से बिहेव करता है, ना ये नॉन कॉम्पिटिटिव तरह बिहेव करता है। यहाँ पर आप एक सिंपल चीजें याद रखो, केमैक्स जो होता है यहाँ पे, केमैक्स ये डिक्रीज होता है और वीमैक्स वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो डी पर, ठीक है। अब अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए, फिजिकल पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया और एंजाइमेटिक पढ़ लिया। अब डी हम पढ़ने वाले हैं थ्रू आयन चैनल्स के थ्रू कैसे होता है। अब आयन चैनल में सिंपल समझ आ रहा है कि जो आयंस है, आयंस की एंट्री होगी आयंस चैनल के थ्रू। यहाँ पे सेल है और यहाँ पे सोडियम चैनल है, और इस सोडियम चैनल में क्या होगा, सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाएगा क्योंकि सोडियम चैनल है यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आयंस की बेसिकली मूवमेंट होती है, ठीक है, थ्रू आयन चैनल्स। जैसे जो ये लोकल एनेस्थीसिया में बहुत इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे जब आप पढ़ोगे ना ड्रग्स को तो वहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में आपके पास जो अभी एग्जाम्पल याद कर लो, SSRI क्या होता है, SNRI, ये आपका सेरोटोनिन जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन भी होता है, जब यानी वैक्सीन में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ही तो होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरह से ये बॉडी का अपना एक बिहेवियर है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी जो भी एंटीजन जब भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज का ही
सारा वो है, क्योंकि एंटीजन जब भी हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उस एक्टिवेट होने की वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं। सिंपल है। तो अब यहाँ पर आपका नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड खत्म होता है, ठीक है, यहीं तक मैंने अभी आपको समझाना था। उसके बाद आप धीरे धीरे जब आप लेक्चर्स आगे देखते जाओगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं, चलो। अब देखो, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि नॉन रिसेप्टर रिसेप्टर क्या होता है, लेकिन एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टर बेस्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी रिसेप्टर कैसा है, उसका उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसेप्टर होता क्या है, ठीक है। देखो, रिसेप्टर एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो मीन्स बड़ा, और यानी एक तरह से बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, और वो प्रोटीनिशियस है, यानी प्रोटीन का बना हुआ है। और वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेल के सरफेस पे, सेल है सरफेस पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है आपका, और न्यूक्लियस पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो 3 जगह पे रिसेप्टर की लोकेशन बताई गई है। सबसे पहला है सेल की सरफेस, दूसरा है आपकी साइटोप्लाज्म, ठीक है, और तीसरा है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 3 जगहें हैं, 3 प्लेस, 3 आप एक तरह से बोल सकते हो लोकेशंस है जहां पर रिसेप्टर की प्रेजेंस होती है। अब देखो, ये तीनों चीजें याद रखनी है कि ये मैक्रोमोलिक्यूलर है, प्रोटीनिशियस एंड प्रेजेंस कहाँ पर है। अब यहाँ पर हम सिंपल समझेंगे कि जो रिसेप्टर है ना, वो 4 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। उस रिसेप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको आज इस वीडियो में लिगेंड गेटेड आयन चैनल डिटेल में पढ़ा देती हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि रिसेप्टर्स कैसे होते हैं। उसके बाद 3 रिसेप्टर और बचेंगे, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर बचेगा आपका, और उसके बाद ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 रिसेप्टर हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा इसको शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो रिसेप्टर बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने बात की थी कि सरफेस रिसेप्टर, ठीक है, यानी जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक। अब थोड़ा सा रिसेप्टर की लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको डायग्रामेटिक वे देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, और सेल पे यहाँ पे देखो रिसेप्टर है। जो ये रिसेप्टर है ना, यानी एक तरह से लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, यानी आयंस के लिए रिसेप्टर है। तो यहाँ पे रिसेप्टर आप देख रहे हो, तो यहाँ से आपका जो भी आयन है वो अंदर जाएगा, मूव करेगा, ठीक है। और देखो, सबसे पहले क्या होता है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होती है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, वो भी आपके सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन में। एक तरह से क्या होता है, मेम्ब्रेन में इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम लार्जेस्ट रिसेप्टर बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और तीसरा रिसेप्टर जो एंजाइमेटिक रिसेप्टर है वो भी सरफेस से प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक रिसेप्टर जो होता है वो आपका न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस रिसेप्टर, ठीक है। न्यूक्लियस रिसेप्टर रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशंस। यहाँ पर मैंने इसको अलग से दिखाया गया है, सेम वही है, लेकिन न्यूक्लियस दिखाने के लिए मैंने आपको अंदर दिखा दिया। ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में आपके जो रिसेप्टर की लोकेशन आप देख लो एक बार। अगर रिसेप्टर अंदर की साइड है, न्यूक्लियस में अंदर की साइड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। अगर वो बाहर की तरफ है, यानी साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, ये बाहर की तरफ इस तरह से रिसेप्टर है, उसको हम मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। ये न्यूक्लियर है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है यहाँ पे पूरा, ठीक है। और सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं, एक और चीज देख लो, यहाँ पे स्लोवेस्ट रिसेप्टर में से एक है, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाके रिसेप्टर है इसके, तो ड्रग को यहाँ तक आने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पे स्लोवेस्ट रिसेप्टर्स को माना जाता है। अब हम देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल की। हमें टोटल 4 रिसेप्टर पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं। इन रिसेप्टर के बिहाफ पर ही आप आगे सारे रिसेप्टर पढ़ पाओगे, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर, अगर आपने ये रिसेप्टर अच्छे से पढ़ लिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जितने भी आगे रिसेप्टर पढ़ोगे ना, आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं ये भी मानती हूँ कि आपको एक बार में चीज समझ नहीं आएगी, आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार वीडियो देखो अच्छे से, नोट्स बनाओ, उसको नोट्स को अच्छे से पढ़ो, देन आपको समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल। इस वीडियो में हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल को ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है। तो देखो, यहाँ पर लिगेंड का मीनिंग क्या हुआ, लिगेंड मीन्स केमिकल, ठीक है। गेटेड मीन्स आपका जो गेट है वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। जैसे हमारे घर में गेट होता है, वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। आयन जो है, सिंपल आयंस आपके बॉडी में होता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और चैनल मीन्स, चैनल का मीनिंग क्या होता है, हमेशा ओपन रहना, ठीक है। एक रिसेप्टर हो गया, तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है। समझ आया इसका मीनिंग क्या होता है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में LGIC भी लिख सकते हैं, ठीक है, LGIC यानी रिसेप्टर।
उसके बाद जब ये एक्टिवेट होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो आयन चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे आयन चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। और आयन चैनल कैसे काम करते हैं, आपके हाइपर डीपोलराइजेशन के थ्रू भी काम कर सकते हैं और हाइपर रीपोलराइजेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब ये क्या कौन कौन से वर्ड है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, अभी समझने वाले हैं। मतलब बहुत ही डीप कंसेप्ट है, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया ना, आपका लिगेंड ग्रेडेड आयन चैनल का जो ये रिसेप्टर है ना, आपको इजीली समझ आ जाएगा, इजीली। बस ध्यान से 5 मिनट के लिए इस टॉपिक को जरूर देखना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब आपका जो सेल है वो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल है, यानी रेस्टिंग स्टेज पर है इस टाइम पे सेल आपका नॉर्मल बैठा हुआ है। जैसे आप अभी आराम से बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो चेयर पे, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे हो। अब आपके पीछे कोई भी शेर नहीं लगा, आप आराम से बैठे हो, रेस्टिंग स्टेज पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सेल नॉर्मल है, नॉर्मल सेल हमने लिया है। अभी आपके सेल में क्या हो रहा है, अंदर इनसाइड क्या हो रहा है, नेगेटिव एक तरह से वो बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, नेगेटिव आयन अंदर जाता है, ठीक है, और बाहर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को जैसे आपने देखा होगा ना, पोल ऐसे होता है, जैसे मेरे को यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव एक तरह से पोल बन जाता है, ठीक है। नेगेटिव पोल क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का पोल होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं पोलर सेल, क्योंकि यहाँ पे पोल बना हुआ है, नेगेटिव अंदर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इधर पोलर सेल बना हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सेल पे। अब एक चीज याद रखना कि हमारे जो इंट्रा सेलुलर कौन से आयन होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर कौन कौन से आयन होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, ये याद रखने वाली चीज है। जो इंट्रा सेलुलर, इंटर मीन्स अंदर, कौन कौन से आयन होते हैं, पोटेशियम, और बाहर कौन कौन से होते हैं, सोडियम, कैल्शियम और सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम, NaCl जिसको हम बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो नमक जो है हम बाहर से खाते हैं, NaCl जो होता है वो हम बाहर से लेते हैं, और कैल्शियम की टैबलेट हम बाहर से खाते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर याद रखो, एक्स्ट्रा सेलुलर, तो ये बाहर से आते हैं, तो ये सेल के बाहर होते हैं, तो इस तरह से इसको रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो। पोटेशियम जो है वो अंदर का है, ठीक है। अब इसको ये काम कैसे करता है, अब देखो ये भी पोलर स्टेज पर है, पोलर सेल है। अब इसको हमें करना है डीपोलराइज करना है। डीपोलराइज क्या होता है, मीन्स कि देखो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी तोड़नी है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव बना हुआ है इसको हम आगे क्या कर देंगे, अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके ये इसकी जो पोलराइजेशन है वो टूट जाएगी, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन सेल। अब देखो क्या होगा, हमने क्या किया, शुरुआत में क्या होता है, सोडियम अंदर आता है, सबसे पहले ये जो सोडियम है, ये सोडियम इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स मीन्स अंदर जाना, एक्सफ्लक्स एक होता है इनफ्लक्स, एक होता है इफ्लक्स। इसका मीनिंग होता है बाहर जाना, इसका मतलब मीनिंग होता है अंदर आना, यानी सोडियम का अंदर जाना, इनफ्लक्स हो रहा है। तो इनफ्लक्स में क्या होता है, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अंदर नेगेटिव था, जब सोडियम अंदर आया तो पॉजिटिव अपना चार्ज लेके आया, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी थी वो टूट गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, डीपोलराइज सेल हो गया यहाँ पे। और सेल जो है, जब भी सेल डीपोलराइज हो जाता है यहाँ, यानी जब भी सेल की पोलराइजेशन टूट जाती है, पोलर सेल जब ये जो पोलैरिटी बनी हुई है जब टूट जाती है, तो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है ये सेल, क्या होगा, एक्टिव सेल हो जाता है ये। तो एक्टिव होने से जो भी इसका फंक्शन है वो क्रिएट होता है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, मैंने आपको दो समझाई दी, हाइपर डीपोलराइजेशन और हाइपर रीपोलराइजेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी तो ये डीपोलराइज हो गया सेल, यानी सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, अभी तो यहाँ पे सोडियम आ रहा था, लेकिन क्या हो गया, अंदर अब कैल्शियम भी आने लगा, जो कैल्शियम था ये कैल्शियम अब अंदर आने लगा, अब और चार्ज बढ़ गया पॉजिटिव अंदर, पॉजिटिव चार्ज जो इंक्रीजमेंट है वो और हो गया, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हाइपर हो गई, यानी हाइपर मीन्स ज्यादा हो जाना, डीपोलराइजेशन मीन्स जो पोलैरिटी है जो वो टूट रही है, यानी पॉजिटिव चार्ज अंदर आने की वजह से टूट रही थी वो, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया वहां पे, तो हाइपर डीपोलराइजेशन हो गया। हाइपर डीपोलराइजेशन से क्या होता है, यानी आप अगर आपको आपसे कोई काम करवा रहा है, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा काम करो, लेकिन पीछे से आपको कोई मारता आगे और आपको और काम करना पड़ता है, यानी आपकी हाइपर एक्टिविटी हो गई है, और आप और ज्यादा काम करने लग गए, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं हाइपर डीपोलराइज। तो यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं, अंदर पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हैं, अंदर जैसे होता है ना पॉजिटिव जब हम बातें करते हैं तो और हम एक्टिवेट हो जाते हैं और हम काम करने लगते हैं, तो हमने जब और इसको पॉजिटिविटी दी और जब हमने इसको मोटिवेट किया एक तरह से, तो यहाँ पर और हाइपर डीपोलराइजेशन हो गया, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो गया, यानी मैक्सिमम काम कर सकता है यहाँ पर ये सेल, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, देखो अब यहाँ पर जो पॉजिटिव अंदर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज जो अंदर था ये बाहर जाता है, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे सोडियम अंदर आ गया, कैल्शियम अंदर आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा पोटेशियम के ऊपर जो अभी पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं ई फ्लक्स, याद रखना ई और इन में डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद देखो जब ये बाहर जाएगा तो इसके पास कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव बाहर लेके जा रहा है तो अंदर क्या होगा, नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू होगी, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू होगा। तो उसको हम बोलते हैं दोबारा से रीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी पोलर मीन्स दोबारा से पोलर बनना शुरू हो रहा है, पोलर सेल दोबारा से रिक्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे रीपोलराइजेशन हम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे पोलर है तो दोबारा से जब ये रीपोलर, इसको जब दोबारा करेंगे, दोबारा से क्या होगा, रीपोलराइजेशन बोलेंगे इसको। जब यही प्रोसेस दोबारा होगा तो उसको हम रीपोलराइजेशन सेल बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन अब पोलर सेल पे क्या हो रहा था, रेस्टिंग स्टेज पे था, बिल्कुल रेस्टिंग पोटेंशियल पे था, ठीक है। अब यहाँ पे भी दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल पे जाएगा, अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल। यहाँ पर क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया था तो यहाँ पर रीपोलराइजेशन हो गई थी। अब अंदर से क्या होगा, अब दोबारा से क्या यहाँ पे क्या होगा, रीपोलराइजेशन, हाइपर रीपोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं वो होगा। यानी इसी प्रोसेस को हम हाइपर कर दे रहे हैं, यानी और रेस्ट में जा रहा है, मैक्सिमम रेस्टिंग स्टेज पे जा रहा है। जैसे होता है ना, बंदा एक बिल्कुल ही अलकसी बंदा होता है, ठीक है, बिल्कुल लेजी इंसान होता है, वो बिल्कुल ही पूरे दिन पड़ा रहता है 24 घंटे। तो इस तरह का यहाँ पे सिस्टम क्रिएट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले क्या हुआ था, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो था वो बाहर चला गया, इस वजह से नेगेटिव अंदर चला हो गया, ठीक है। अब बाहर से क्लोराइड अंदर आ रहा है, क्लोराइड के ऊपर खुद क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव जब अंदर आएगा तो यहाँ पर हाइपर रीपोलराइजेशन हो जाएगा, दोबारा से रीपोलराइजेशन हो रहा है, समझ आ रही है बात, पोलराइजेशन बढ़ रही है। मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो आने वाला टॉपिक है ना, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना तो एक बार प्लीज उसको रिपीट करके देखना। एंड अगर मेरी तरफ से आपको थोड़ी कमी लगे तो मेरे को प्लीज कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा से टॉपिक रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे क्या था आपको समझाने का, हाइपर रीपोलराइजेशन क्या होता है और हाइपर डीपोलराइजेशन क्या होता है। ये जो पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन जो भी ये नीचे लिखे हुए ना, तो इसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया है और ऑलमोस्ट ये टॉपिक खत्म हो चुका है। तो जो यहाँ पे लिगेंड आयन चैनल जो है, जब आयन चैनल एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पे हाइपर डीपोलराइजेशन होती है और हाइपर रीपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब एक और चीज देख लो, यहाँ पर हाइपर डीपोलराइजेशन में आपके पास कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं जो ये हाइपर डीपोलराइजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से एक्टिवेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है सबका, और यहाँ पे इनिबिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीपोलराइजेशन, यहाँ पे ये और लेजी हो गया, मतलब तरह से लेजी, मैं आपको वर्ड यूज नहीं अच्छा नहीं लगता, ये मैं आपको सिर्फ सिंपल उसमें बता रही हूँ लैंग्वेज में। इनिबिशन आप बोल सकते हो, इनिबिशन, इनिबिटर से होते हैं, ठीक है। अब हाइपर रीपोलराइजेशन में आपका गाबा रिसेप्टर आता है और हाइपर डीपोलराइजेशन में आपका ग्लूटामेट, निकोटिनिक और यहाँ पे H5HT जो 3 होता है, ये इनको हम आगे बढ़ने वाले रिसेप्टर्स को, डोंट बी वरीड। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से रिसेप्टर हैं, अभी आप नोट्स बना लो उसके, ठीक है। जब हम आगे पढ़ोगे ना तब उसको लिंक करके देखना कौन सी टॉपिक हमने कहाँ पे पढ़ा था। तो ऑलमोस्ट ये रिसेप्टर वाला जो लिगेंड आयन चैनल रिसेप्टर है ये खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।